हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या। स्टडी थिंक चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी कांस्टेबल की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैं आपके लिए जीएस प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें सभी क्वेश्चनों का सिलेक्शन पिछली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपरों से किया गया है, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये सफलता दिलाएगा। इसमें केवल क्वेश्चनों का आंसर ही नहीं बताया गया, बल्कि उससे संबंधित जो टॉपिक है उससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों पर चर्चा की गई है और डिटेल में आपको समझाया गया है। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये मुख्य रूप से आपकी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है। यहाँ पे जो हीलियम है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो हम बहुत जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे ये ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव, और क्यों इन गैसों का नाम ग्रीन हाउस गैसें पड़ा। तो पूरा डिटेल में जानेंगे। इस पर पूरा एक वीडियो बनेगा, तो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं आपके लिए इससे संबंधित वीडियो। तो इस टॉपिक ग्रीन हाउस से संबंधित कुछ ये क्वेश्चन बनते हैं जो हम आपके लिए पीडीएफ फॉर्म में लेकर आए हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? भूमंडलीय ऊष्मीकरण, यानी इसको दूसरे शब्दों में वैश्विक तापन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है विश्व का तापमान बढ़ना। इसके लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैसें भूमंडलीय ऊष्मीकरण, वैश्विक तापन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। ग्रीन हाउस गैसें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, जलवाष्प जिसका फॉर्मूला H2O लिखा जाता है, तो जलवाष्प भी है, ओजोन O3, ये सारी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसें। इनमें से किसी न किसी का नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा, यहां से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस, तो आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम बताइए, तो वो होती है नाइट्रोजन गैस। कितनी परसेंटेज होती है? कभी कभी इसका परसेंटेज ही आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो है 78%, 78%। दूसरे नंबर पर जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है वो है ऑक्सीजन, और इसकी परसेंटेज कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। तो करेक्ट जो वैल्यू है वो 20.95% है, यानी 20.95%, या कभी कभी इसको 21% भी लिख देता है। उसके बाद आती है ऑर्गन गैस। वायुमंडल में ये जो ऑर्गन गैस होती है, इसकी कई बार आपकी एग्जाम में परसेंटेज पूछ ली गई, तो वो है 0.93%। तो इसको याद कर लीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी कई बार एग्जाम में आपसे परसेंटेज पूछी गई है, जो है 0.03%। याद कर लीजिए, अक्सर आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इतने क्वेश्चन जो हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित बनते ही बनते हैं। आप इन पे नजर डालिए और इन्हें याद करिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले आपको जानना है ये इकाई क्या होती है। देखिए, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मात्रा को हम जिसमें मेजर करते हैं, यानी जिसमें मापते हैं, वह उसकी इकाई कहलाती है। जैसे समय को हम मापते हैं सेकंड में, तो समय की इकाई क्या हो गई? सेकंड। अंग्रेजी में इसको यूनिट कहते हैं, यूनिट। इसी तरीके से डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। यानी इसी तरीके से वो पूछ रहा है कि ध्वनि की इकाई क्या है, यानी ध्वनि को किसमें मापा जाता है, तो वो मापा जाता है आपका डेसिबल में। तो अब यहाँ कुछ और यूनिट लिखी है, जैसे जूल किसकी है? तो कार्य का मात्रक भी जूल, इसको मात्रक भी कहते हैं, सॉरी, इसको इकाई को अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, और इसका एक नाम और है मात्रक। तो अगर मात्रक लिखा हो तो भी आपको समझ लेना चाहिए। तो जूल किसका मात्रक है? जूल आपका कार्य का मात्रक है।
इस एनर्जी का भी मात्रक है। न्यूटन किसका है? न्यूटन आपका फोर्स का मात्रक है, बल का। ठीक है, बल का, तो इन्हें याद रखिए। तो चलिए इस ध्वनि के मात्रक डेसिबल से कुछ क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इन्हें मैं पीडीएफ रूप में लेकर आया हूं। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल होती है। तो ध्यान रखिए, ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए कितनी डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? तो सामान्य श्रवण शक्ति वाले के लिए 25 से 30 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो पर्याप्त होती है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से हानि पहुंचाने वाली ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? तो वो दोस्तों होती है 80 डेसिबल। ध्यान रखिए, 80 डेसिबल की अगर ध्वनि है तो वो आपकी श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचा सकती है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि तीव्र कष्टकारक ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? तो वो होती है 120 डेसिबल की। ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो दोस्तों हिमानी द्वारा जिस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है वो है आपकी यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। हिमानी मतलब ग्लेशियर द्वारा। अब यहां बचता है लैपीज। लैपीज भूमिगत जल के द्वारा इसका निर्माण होता है। बी आकार की घाटी और जलप्रपात ये नदी के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, नदी जो अपनी घाटी बनाती है वो बी आकार की होती है और जलप्रपात का निर्माण भी नदी के द्वारा होता है। जब नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वहां पे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आपको डिटेल में समझना है। और इसके लिए मैं पीडीएफ भी लेकर आया हूं, मैप भी लेकर आया हूं। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड राज्य में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, तो झारखंड राज्य आपका यहाँ कहीं पड़ता है और यहाँ से ये नदी निकलती है स्वर्ण रेखा और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अब हम आते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी पे। तो देखिए ये रही नर्मदा नदी और ये रही आपकी ताप्ती नदी। इनके बीच में है सतपुड़ा पर्वत। इनके बीच में क्या है? सतपुड़ा पर्वत, जिसकी ये चोटी दिखाई गई, ये अमरकंटक चोटी है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहां से निकलती है नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश का ही एक बैतूल जिला है, बैतूल, बैतूल जिले से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। ये दोनों ही नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। और ये दो, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। इसीलिए ये दक्षिण का जो ये पठार है इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। मैक्सिमम इसकी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये जो नेचुरल ढाल है इसका, उसका अनुसरण नहीं करती हैं। और दूसरी आपकी है सिंधु नदी। सिंधु नदी ये देखिए यहाँ पे ये तिब्बत का पठार है। ये क्या है? तिब्बत का पठार है। यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी ब्रह्मपुत्र निकलती है और दूसरी सिंधु नदी निकलती है। ये सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई ये देखिए ये, और भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। यहां से निकलती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आके अरब सागर में गिर जाती है। तो आपने देखा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और सिंधु नदी ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। केवल ये स्वर्ण रेखा नदी है यहाँ जो आपकी कहाँ गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहां से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली दो नदियों में एक सिंधु नदी है और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के नामों की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। तो ये तिब्बत है, ये सारा तिब्बत है जो चीन का हिस्सा है। तो चीन में इसे सांगपो नदी से जाना जाता है, सांगपो नाम से, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और फिर आके ये बांग्लादेश में आ जाती है, बांग्ला में इसे जमुना नाम से
जाना जाता है। और आगे चलकर इसमें मेघना नाम की नदी मिल जाती है और इसका नाम मेघना पड़ जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आप यहां से रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो ये है दोस्तों भूमध्य सागर, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अब चलिए हम बढ़ के मैप पे देखते हैं इसको। तो बढ़ के मैप पर हम इसको देखते हैं कि कहाँ है ये। तो देखिए ये आपका वर्ल्ड का मैप है, विश्व का मैप है, जिसमें सातों महाद्वीप अलग अलग दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो सफेद रंग से दिखाया जा रहा है ये सारा है आपका महासागर। मध्य सागर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। तो देखिए ये रहा आपके सामने यूरोप और ये रहा अफ्रीका। इनके बीच में ये जो सफेद रंग से दिखाया गया है ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो यही सागर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, और यही आपसे पूछा गया कौन सा सागर है, तो भूमध्य सागर है जो यूरोप अफ्रीका को अलग करता है। दूसरा यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, जिब्राल्टर जल संधि। ये अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो देखिए ये रहा आपका अटलांटिक और ये रहा भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो पतली सी जल संधि है, जल संधि क्या होता है? एक पतला सा नाला जो दो बड़े जलीय भागों को आपस में जोड़ता है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में ये जो जल संधि है इसी को हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है। तो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी तो पूछ लिया जाता है, ये जिब्राल्टर जल संधि किन किन देशों के बीच है? तो यहाँ पे यूरोप का जो देश है उसको स्पेन कहते हैं, और यहाँ पे अफ्रीका का जो देश है तो उसे मोरक्को कहते हैं। तो मोरक्को और अफ्रीका देश के बीच में है। और किस महाद्वीप के बीच में है? तो यूरोप और अफ्रीका बीच को अलग करने वाली जो जल संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को यहाँ से याद रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस ओजोन परत के टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उन्हें मैं पीडीएफ रूप में लेकर आया हूं। तो चलिए हम उनको देखते हैं और इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखती है, अर्थात इन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो देखिए ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं उन्हें सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर आने से रोक देती है। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी जो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों और वनस्पतियों के लिए बहुत खतरनाक हो। तो ये ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी पर प्राणियों की सुरक्षा करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यह समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कभी कभी इसका नाम स्ट्रेटोस्फीयर भी रख दिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक क्षरण ओजोन परत का कहां पर हुआ है? तो सबसे अधिक जो क्षरण हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, याद रखिए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्षरण का कारण, किस कारण से इसका क्षरण हो रहा है? तो वो उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन गैस, फ्रिज, एयर कंडीशनर जिसे एसी कहते हैं, और कंप्यूटर। इन सभी से निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो सब ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती है। दूसरा यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपकी ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित। तो इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, याद रखिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में फर्स्ट नंबर पे जो होते हैं, प्रथम स्तर पे, वो होते हैं उत्पादक। और उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ता के सड़े गले पदार्थ जब ये समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते, इनका जीवन खत्म हो जाता है, तो जो सड़े गला पदार्थ होता है
उसको खत्म करते हैं कौन? अपघटक। तो इनके सड़े गले पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं अपघटक। अपघटक। तो पहले स्तर पे होते हैं उत्पादक, उसके बाद आते हैं उपभोक्ता और उसके बाद आते हैं अपघटक। अपघटक कौन होते हैं? ये इनके सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें खाकर पुनः मिट्टी में मिला देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करके और फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो उत्पादक होते हैं ये होते हैं पौधे। पौधे हरी हरे पौधे और वनस्पतियां होती हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम उत्पादक कहते हैं। तो इन पौधों को कौन, पौधों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता। जो पौधों पर निर्भर होते हैं, वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता कई टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी इनको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं और ये शाकाहारी होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। और दूसरा उपभोक्ता जो होता है जो इन शाकाहारी को खा जाता है उसे हम कहते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जैसे यहाँ पे होता है टिड्डा को आप ले लीजिए। टिड्डा, टिड्डा शाकाहारी होता है, इन्हें कहते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता। और जो मांसाहारी को भी खा जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अगर प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा है और टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक। तो मेढक हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता। और मेढक को कौन खा लेगा? मेढक को खाएगा आपका सर्प। तो सर्प क्या हो गया आपका? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अब इनके जो सड़े गले पदार्थ होंगे, जब ये वेस्टेज बन जाएंगे, जब इनका जीवन खत्म हो जाएगा, ये सड़ गल जाएंगे, तो उस वेस्टेज पदार्थ से भोजन कौन प्राप्त करता है? अपघटक। इसके अंदर आते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, जीवाणु और कवक, ये अपघटक होते हैं। ये क्या करते हैं? इन पदार्थों को डिकम्पोज करके और पुनः उनके अलग अलग कंपोनेंट में, पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो बने हैं उन्हें सबको अलग अलग करके वो पुनः मिट्टी में मिला देते हैं और उससे फिर उत्पादक अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये होते हैं पौधे। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? मांसाहारी। मांसाहारी ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अपघटनकर्ता कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव, जिसके अंतर्गत आते हैं जीवाणु और कवक। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो परिस्थिति तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आपका आंसर ऑप्शन बी सही है, जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। इसके लिए मैं पीडीएफ लेकर आया हूं, तो चलिए हम देखते हैं उस पीडीएफ को। में प्रकृति में
विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट जाते हैं। तो दोस्तों हम इसको समझते हैं, ये नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। हम जानते हैं नाइट्रोजन कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में। नाइट्रोजन कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन। और वायुमंडल से ये नाइट्रोजन जीवाणुओं की मदद से नाइट्रेट में बदलकर कहां पहुंच जाती है, मिट्टी में। मिट्टी में, और मिट्टी से फिर इस नाइट्रोजन को पौधे अवशोषित कर लेते हैं। पौधे वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये वायुमंडल कुछ जीवाणुओं के माध्यम से नाइट्रेट में बदलती है, उसके बाद ये पहुंच जाती है मिट्टी में। मिट्टी में मिलने के बाद जब मिट्टी में पहुंच जाती है तो इसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं। और पौधे अवशोषित कर लेते हैं, फिर पौधों से ये जो पौधों से ये पहुंचती है, इन पौधों को खाते हैं जीव जंतु, तो जीव जंतु के अंतर्गत पहुंच जाती है, जीवों के अंदर पहुंच जाती है। और जब जीव ये वेस्ट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, सड़गल जाते हैं, तो इनके सड़े गले पदार्थों को खाते हैं कौन, अपघटक। कौन खाते हैं, अपघटक। ये क्या करते हैं, इनका जो वेस्टेज पदार्थ होता है सड़ा गला, इसे खाकर डिकम्पोज कर देते हैं और उसको जिन पदार्थों से वो बने उनमें अलग अलग फिर से तोड़ देते हैं। और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो पुनः ये वायुमंडल में चली जाती है। सारे पदार्थ जो मिट्टी के थे वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो गैसेस थी, नाइट्रोजन गैस थी, वो पुनः वायुमंडल में आ जाती है। तो देखिए नाइट्रोजन वायुमंडल से चली थी, मिट्टी में गई, मिट्टी से पौधे, पौधे से जीवों में, और जीवों से अपघटक के माध्यम से पुनः वायुमंडल में आ गई। तो ये एक पूरा चक्र था, और नाइट्रोजन जहां से चली थी लौट के वहीं आ गई। तो ये जो नाइट्रोजन तत्व था ये विभिन्न जीवों में होता हुआ और पुनः फिर से प्रकृति में ही लौट आया, यानी वायुमंडल में लौट आया। तो इस पूरी घटना को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। बहुत आपसे पूछा जाता है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, तो यही आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट जाते हैं। इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन। अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, आपकी मिट्टी में। मिट्टी से पौधे एब्जॉर्ब करके अपने को ग्रोथ करते हैं, फिर इन पौधों को खाते हैं जीव, जीवों को दूसरे जीव खाते हैं, और दूसरे जीवों से ये फास्फोरस होती है लास्ट में पहुंचती है अपघटक के पास। अपघटक इसे डिकम्पोज करके पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। तो एक पूरा चक्र होता है। तो तत्व जहां से चला था लौटकर वहीं आ गया, तो इसे हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोयला। तो देखिए यहाँ पे डीजल जो है, पेट्रोल है और कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है। जब ये जलते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं, जो हमारे वायुमंडल को बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर रही है। अब ये हाइड्रोजन एक नया ईंधन है जिसकी खोज हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर रॉकेट जहाज वगैरह में यूज होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है ईंधन के रूप में यूज किया जाने लगा। तो हाइड्रोजन ईंधन जो है ये पर्यावरण को बहुत कम प्रदूषित करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये जापान है, भारत है और अमेरिका है, ये तीनों ही देश उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और जो क्रिसमस का त्यौहार है ये आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ईसा मसीह का जन्मदिन है और ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां हो जाती हैं, सर्दी की ऋतु आ जाती है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में। और स्थिति ये होती है, अगर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है। तो ऑस्ट्रेलिया, आप तो जब दिसंबर में जापान, भारत और अमेरिका में सर्दी की ऋतु होती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ गर्मी की ऋतु होती है। तो यहाँ पे जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा तो वो गर्मी में मनाया जाएगा, यहाँ गर्मी होती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी होती है। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ पीडीएफ लेकर आए हैं, हम मैप में आपको दिखाते हैं वर्ल्ड के मैप में कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए आपके सामने वर्ल्ड का मैप है और ये जो लाइन है ये आपकी है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इससे ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होती है यानी सर्दी की ऋतु होती है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहां रहा। अब जो क्रिसमस का त्योहार है पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो अब यहां पे देखिए आपका जो भारत है वो ये रहा, अमेरिका ये रहा, जापान आपका ये रहा। तो ये तीनों ही देश आपके उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर का महीना सर्दी का होता है। लेकिन उसी समय ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो यहाँ क्या होगी, गर्मी। तो इसलिए 25 दिसंबर को जो क्रिसमस त्योहार है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा, तो वहां पे ग्रीष्म ऋतु होगी। तो आपका आंसर ग्रीष्म ऋतु होगा, वो ऑस्ट्रेलिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। तो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, काफी चर्चा हुई है। तो जो ये एशियाई शेर यहाँ पाए जाते हैं, गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन से शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर। भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो इसी का संरक्षण किया जाता है। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें मैं पीडीएफ रूप में लेकर आया हूँ, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। तो गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये गुजरात में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का यह एकमात्र स्थान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे गिरी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, इसमें एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। महोगनी, कैक्टस, फर और चंदन। तो यहाँ पे ये जो कैक्टस है ये आपकी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसका नाम नागफनी भी है, लोकल स्तर पर लोग इसे नागफनी के नाम से जानते हैं। कैक्टस ये मरुस्थलीय प्रदेशों का पौधा है। तो चलिए इनसे संबंधित हम कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं जो अक्सर आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन ये रहा, मरुस्थलीय प्रदेश में पेड़ों की पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि किस प्रदेश में पेड़ों की पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और क्यों हो जाती हैं, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों की पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, ताकि बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके। बाष्पोत्सर्जन की दर जब कम हो जाएगी तो जल की कम आवश्यकता होगी, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश में पानी की बहुत कमी होती है। तो पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और कम जल की आवश्यकता होती है। अब वो अपने को वहां जीवित रख सकेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर आपका जो संबंधित है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अब ग्रीन मफलर के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए ग्रीन मफलर क्या होता है, पहले इसको समझिए। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे वृक्षों की कतारें होती हैं। अब इनको ग्रीन मफलर क्यों कहते हैं, ये जो घने पेड़ों की यह जो कतारें होती हैं ये ध्वनि प्रदूषण को सोख लेती हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है जिसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं। तो होता क्या है कि जहां पर रिहायशी इलाके हैं, लोग रहते हैं और वहां पे ध्वनि बहुत ज्यादा होती है, जैसे वहां सड़क का किनारा है या औद्योगिक क्षेत्र है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके किनारे पौधों की कतारें लगा देती है, हरे पौधों की। तो हरे पौधों की पत्तियों का ये गुण होता है कि ये ध्वनि प्रदूषण को सोख लेती हैं और ध्वनि को कम कर देती हैं। तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन मफलर। क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर। और ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ध्वनि को कम किया जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे, ग्रीन मफलर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे वृक्षों की कतारें होती हैं। दूसरा, घने पेड़ों की यह कतारें ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है जिसे ग्रीन मफलर
कहते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में जैसे सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र आदि में रिहायशी इलाकों में 4 से 6 कतारें लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रीन मफलर आपको कंफर्म हो गया होगा, इससे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो वैसे आप जानते हैं दोस्तों कि डीजल पेट्रोलियम जो है ये जमीन के अंदर से निकलता है, जो जहां वो नेचुरल रूप से बना हुआ है। लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब इस पेट्रोलियम को पौधे के माध्यम से मानव खुद बनाने लगा है, जिसे हम कहते हैं बायोडीजल। तो किस फसल से ये प्राप्त होता है? कपास से, जैट्रोफा रतनजोत से, गन्ना से, आलू से। तो दोस्तों ये आपकी जैट्रोफा नामक एक फसल होती है जिसको रतनजोत भी कहते हैं, मसाले में यूज भी होता है ये। तो इसी जैट्रोफा नामक पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। तो जैट्रोफा जिसे रतनजोत भी कहते हैं, दोनों नाम को कंफर्म करिए क्योंकि दोनों नाम पूछ लिए जाते हैं। यहां से ये बायोडीजल की फसल है। इसके अलावा गन्ना और मक्का से भी बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। मक्का कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इनको याद रखिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1986 में पारित हुआ था। तो चलिए यहां से कई और सारे क्वेश्चन बनते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं, उसे मैं पीडीएफ के रूप में लेकर आया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसीलिए इस सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। ये विश्व स्तर पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया पहला प्रयास था। तो ये पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था जो 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण दिवस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वो है 5 जून को। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। यही आपका क्वेश्चन था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो वो बना था 1986 में। अब यहाँ अधिनियम से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पूछा जाता है वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आपका आया था 1980 में। दूसरा बनता है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। चलिएगा आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट। तो वो मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। तो देखिए लावा क्या होता है? ज्वालामुखी से जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है उसे हम, जब ये जमीन पर आकर जम जाता है तो हम उसे लावा कहते हैं, और जब ये जमीन के अंदर पिघली फॉर्म में होता है तब उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पिघला पदार्थ जमीन के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैग्मा। जब ये बाहर आकर पृथ्वी पर जम जाता है तो उसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, तो जो ढक्कन ट्रैप है हमारा, दक्षिणी पठारी भाग का जो हिस्सा है ढक्कन ट्रैप, उसमें जो है दरारी ज्वालामुखी हुए थे जिससे मैग्मा बाहर आया था और वो लावा के रूप में जम गया था और पठार का रूप धारण कर लिया था। इसी के क्षरण से काली मिट्टी का, इसके क्षरण से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसे काली मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? लावा के द्वारा हुआ है। तो ध्यान रखिए आपका आंसर ऑप्शन बी सही है, काली मिट्टी। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम कुछ और चर्चा करते हैं क्योंकि मिट्टियों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम और चर्चा करते हैं इस पे। तो देखिए काली मिट्टी को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे एक नाम है इसका रेगुर मिट्टी। बहुत पूछा जाता है आपसे रेगुर नाम किस मिट्टी का है? तो वो काली मिट्टी का है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी मिट्टी का नाम है चरनोजम मिट्टी। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे इसके मिट्टी के नाम। दूसरा इसका एक नाम है लावा मिट्टी, जिसे आपने क्वेश्चन में देखा भी था। तो मिट्टी एक काली मिट्टी के नाम है,
रेगुर मिट्टी, चरनोजम मिट्टी और लावा मिट्टी। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से आपका कि ये नाम किस मिट्टी के हैं। इसे लावा मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ढक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने से बना है। ठीक है। इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है काली मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो वो है लोहा और एल्युमिनियम की यहाँ इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है। और यहां से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इस मिट्टी में कमी किस पदार्थ की होती है, तो वो है ह्यूमस। ह्यूम्स जो होते हैं इन्हें जैविक पदार्थ भी कहते हैं। देखिए ह्यूम्स क्या होता है, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अगर ये ह्यूम्स मिट्टी के अंदर मर जाएंगे तो वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, फर्टिलिटी उसकी घट जाएगी। तो जो ह्यूम्स होते हैं ये चूंकि बैक्टीरिया होते हैं इसलिए इन्हें जैविक पदार्थ भी कहते हैं। तो जैविक खाद का आजकल आपने नाम सुना होगा, वो जैविक खाद यही होती है, ह्यूम्स को बाहर सड़ा गला कर बना लिया जाता है और फिर उसे मिट्टी में मिला दिया। तो ये ह्यूम्स और नाइट्रोजन इसकी जो है काली मिट्टी में कमी होती है। दूसरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो जल धारण की करने की क्षमता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि स्वतः जुताई मृदा कौन सी होती है या किसे कहते हैं, तो देखिए सूखने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें, जिससे ये लगता है कि इसकी जुताई हो गई, लेकिन जुताई नहीं होती है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं जिसके कारण इसे स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। काली मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद गुजरात में पाई जाती है। ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो काली मिट्टी या मिट्टियों से आपके सामने आ जाते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।